गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके द्वारा कल साख सृजन की प्रक्रिया को समझा गया था कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा किस प्रकार से साख का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत आपने एक तालिका या उदाहरण लिया था और उस उदाहरण के अंतर्गत लास्ट में टोटल एक फॉर्मूले की सहायता से आपने निकाला था, जिसमें आपने 1/CRR × D का फॉर्मूला यूज़ किया था, जिससे आपकी टोटल कितनी है ना मतलब क्रेडिट क्रिएशन किया गया था या कुल साख का निर्माण कितना किया गया था वो आपने देखा था। आज हमारे द्वारा ये अध्ययन किया जाएगा कि साख सृजन की सीमाएं क्या हैं। व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। पेज नंबर 110 निकाल लीजिए। आपके पेज नंबर 110 पर आपके एक टॉपिक दे रखा है चैप्टर फिनिश होने से पहले, साख सृजन की सीमाएं। अपन उसी टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर आपके द्वारा दिया गया मैटर है, बैंक जो होते हैं असीमित मात्रा में साख सृजन नहीं कर सकते हैं। अनेक आर्थिक दशाओं का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बैंकों की साख सृजन की जो प्रक्रिया होती है कुछ उसके अंतर्गत कुछ सीमाएं इस प्रकार से हैं। जैसे पहले नंबर पर दे रखा है इसने बैंकिंग विकास का स्तर। बैंकिंग विकास का स्तर मतलब कितना डेवलपमेंट है आपकी कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम। यदि आपके बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत बहुत अधिक दूरी लिए हुए बैंक हैं तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को बैंकों की आदत नहीं होती है। यदि घरों के पास पास आपके बैंक स्थित होते हैं, बहुत अधिक शाखाएं होती हैं बैंकों की, गांव तक भी बैंक बहुत अधिक शाखाओं में विस्तृत हैं, या कुल मिलाकर हम कहें कि बैंकिंग सिस्टम बहुत डेवलपमेंट है, तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों को आदत होती है बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की। और जितना अधिक लोग बैंकों में जाएंगे और अपने पैसों का लेन देन बैंकों के माध्यम से करेंगे, उतना ही अधिक साख का सृजन होता है। और जितना कम बैंकों से लेन देन करेंगे, कैश अपने पास रखना पसंद करेंगे, उन कंट्रीज़ के अंदर आपके साख सृजन व्यापारिक बैंकों के द्वारा कम किया जाता है। इसमें पढ़ते हैं अपन बैंकिंग विकास का स्तर में क्या दे रखा है। जिन देशों में बैंकिंग सेवाएं पर्याप्त विकसित नहीं होती हैं वहाँ बैंकों की साख सृजन क्षमता सीमित होती है, और जहाँ पर बैंकिंग सेवाएं पर्याप्त मात्रा में विकसित होती हैं वहाँ पर बैंकों की साख सृजन क्षमता अधिक पाई जाती है। दूसरे नंबर के पॉइंट में दे रखा है आम लोगों की बैंकिंग की आदत। मतलब जो जनरली इस इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग होते हैं, उनका स्वभाव किस तरह का है। वो अपने छोटे से बड़े प्रत्येक लेन देन के लिए बैंक पर डिपेंड हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि डिजिटली पेमेंट किया जाता है। कोई भी आप सौदा करते हो उसका पेमेंट आप डिजिटली या बैंकों के माध्यम से या मोबाइल स्मार्टफोन के माध्यम से करना पसंद करते हैं, चाहे पेटीएम से करते हैं, चाहे आपके है ना बैंकिंग एटीएम से करते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करते हैं। ये यदि आदत बैंकों की आदत यदि आम लोगों को है तो इसका साख सृजन क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब तेज़ी से साख सृजन क्षमता भी बढ़ेगी व्यापारिक बैंकों की। और यदि लोगों को बैंकिंग की आदत कम है तो ऐसी स्थिति में साख सृजन क्षमता भी कम होगी। पढ़ें बुक में क्या दे रखा है। आम लोगों की बैंकिंग की आदत। देश के लोगों में बैंकिंग आदतों का भी साख सृजन क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरे नंबर के पॉइंट के अंदर दे रखा है व्यावसायिक और औद्योगिक विकास का स्तर। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट का जो लेवल है अपनी इकोनॉमी का, उसका भी सीधा प्रभाव साख सृजन पर पड़ता है, क्योंकि जिस देश में व्यावसायिक और औद्योगिक विकास का स्तर हाई लेवल का होता है वहाँ पर बैंक के डेवलपमेंट होने के और बैंकों के जो साख सृजन क्षमता कैपेसिटी है उनकी, उसकी भी अधिक होने के चांस अधिक रहते हैं। और जहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर लो लेवल के होते हैं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो यदि लो लेवल की होती हैं तो वहाँ पर बैंकों के डेवलपमेंट होने के और उनकी साख सृजन क्षमता भी कम होती है। बुक में पढ़ते हैं बच्चों अपन
जो देश उच्च औद्योगिक विकास को प्राप्त कर चुके हैं और जहां बैंक लेन देन विकसित होने से साख सृजन क्षमता अधिक होती है। और एक और पॉइंट दे रखा है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, इसका सीधा प्रभाव साख सृजन की क्षमता पर पड़ता है। केंद्रीय बैंक यदि साख का सृजन करना चाहता है अर्थव्यवस्था में, तो उसकी जो पॉलिसियाँ होंगी वो साख का तेज़ी से विस्तार करेंगी। और यदि उसकी पॉलिसी अर्थव्यवस्था में साख सृजन को कंट्रोल करना या नियंत्रण करना होती है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसके द्वारा जो पॉलिसी अपनाई जाएगी वो पॉलिसियाँ इस तरह की होंगी जिससे कि साख सृजन की क्षमता कम हो जाएगी व्यापारिक बैंकों की। तो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का भी सीधा प्रभाव पड़ता है आपके अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता पर। बच्चों, यहाँ अपना पूरा टॉपिक पूरा व्यापारिक बैंक का चैप्टर फिनिश हो गया है। यहाँ पर आपने व्यापारिक बैंक, पहले तो बैंकों का इतिहास पढ़ा आपने, कहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में सामान्य जानकारी ली, फिर व्यापारिक बैंकों की परिभाषा का अध्ययन किया, फिर व्यापारिक बैंकों के 5 कार्य पढ़े आपने डिटेल के अंदर। उसके बाद व्यापारिक बैंकों की एक कार्य प्रणाली जिसमें आपने साख सृजन प्रणाली किस तरह से कार्य करते हैं ये लोग से मतलब व्यापारिक बैंक से है, और फिर साख सृजन के अंतर्गत कौन कौन सी लिमिटेशंस आती हैं। अब हम इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको बुक में करने हैं, और साख सृजन क्षमता प्रणाली पर यदि क्वेश्चन मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है अपनी कॉपी में और मुझे सेंड करना है अपने नोट्स बनाकर। आप लोगों को अच्छे से पता है कि आपके जो 20% मार्क्स जाएंगे इंटरनल, वो आपकी कॉपियों के आधार पर जाएंगे, या साल भर आपने कॉपियों में कितना वर्क कर रखा है उसके आधार पर जाएंगे। तो अपनी कॉपियों में काम कंप्लीट करना चालू कर दें और अपने कंप्लीट करे हुए काम को चेक भी करा लें, जिससे हम लोग भी अपनी रिपोर्टिंग आगे सबमिट कर सकें। हाँ बच्चों, यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस पहले क्वेश्चन दे रखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है। क्या है व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य? जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, नोट निर्गमन करना, सरकार के बैंकर का कार्य या बैंकों की आर्थिक सहायता पहुंचाना है। जो पहला वाला दे रखा है ना, जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, ये तो व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य है, और बाकी के जो कार्य दे रखे हैं ना ब स द, वो आपके केंद्रीय बैंक के कार्य होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जमा खाते में सर्वाधिक ब्याज दर दिया जाता है? आवर्ती, चालू, बचत, ये तीनों खातों में कम ब्याज दिया जाता है। जो स्थायी जमा खाता होता है जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं या आवधिक जमा खाता कहते हैं, उसमें ही सर्वाधिक ब्याज प्रदान किया जाता है। दे वाला ऑप्शन इसमें आएगा। एटीएम सुविधा क्या है? 24 घंटे बैंक काउंटर खुला रहना, बैंक से तत्काल ऋण की सुविधा, स्वचालित कंप्यूटरीकृत मशीन से 24 घंटे बैंकिंग सुविधा, बैंक का सामान्य ट्रेलर काउंटर। क्या आएगा इसके अंदर? से वाला आएगा बच्चों। स्वचालित कंप्यूटरीकृत मशीन, अपने आप ही चलती है, जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है मशीन, और 24 घंटे बैंकिंग सुविधाएं आपको प्रदान करती है। मोबाइल बैंकिंग के लिए आवश्यक है स्मार्टफोन, इंटरनेट, बैंक अकाउंट या उपयुक्त सभी तीनों ही चीज़ों की मोबाइल बैंकिंग के लिए आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है आपके 5वां क्वेश्चन, कौन सी योजना के तहत लोग अपना खाता बैंक में निःशुल्क खुलवा सकते हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना, बे वाला आएगा इसमें ऑप्शन, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आगे आपके क्वेश्चन दे रखा है बेटा अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक की परिभाषा दीजिए। व्यापारिक बैंक वे बैंक हैं जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें ऋण प्रदान करते हैं, या फिर आप अपने 1949 भारतीय बैंकिंग अधिनियम एक्ट के तहत जो परिभाषा दे रखी है स्टार्टिंग में नीचे की साइड में, वहाँ से आप ले सकते हैं। व्यापारिक बैंक के 2 कार्य, नहीं तो आपके महत्वपूर्ण बिंदु जो है ना उसके अंदर भी पहला पॉइंट जो दे रखा है भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के आधार पर व्यापारिक बैंक की परिभाषा दे रखी है। व्यापारिक बैंक के कोई 2 कार्य,
जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। अधिविकर्ष किसे कहते हैं? अधिविकर्ष आपके बॉक्स में दिया हुआ है। एक प्रकार का ऋण होता है जो चालू खाते के ग्राहकों को प्रदान किया जाता है और मुख्य रूप से इस पर एक निश्चित समयावधि तक तो कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता है और इस निश्चित सीमा के बाद यदि ग्राहक अपने ऋण को नहीं चुकाता है तो ऐसी स्थिति में उस पर ऊंची दर से ब्याज को वसूला जाता है। ये एक प्रकार की इसको इंग्लिश में ओवरड्राफ्ट कहते हैं। फिर है इंटरनेट बैंकिंग। क्या है? अन्य सेवाएं जो आपके दे रखी थी बैंक के अंदर, उसमें इंटरनेट बैंकिंग के बारे में भी आपको कार्य के अंतर्गत मिल जाएगा। फिर है एटीएम का पूरा नाम। एटीएम का पूरा नाम खुद लिखना है आपको, मैंने आपको नोट करा दिया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नहीं तो अपने महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेना, आपके सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें एटीएम की फुल फॉर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। बचत खाते और चालू खाते में अंतर समझाइए। क्वेश्चन आपको खुद को करना है, स्वयं करना है। व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए। 5 कार्य आएंगे बच्चों, 5 कार्य दे रखे हैं ना। जमाएं स्वीकार करना चारों खातों के अंतर्गत, फिर ऋण प्रदान करना जिसमें आवर्ती खाता भी आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर आपके जो दिया हुआ था इसमें वो आपके दे रखा था साख का निर्माण। चौथे कार्य में एजेंसी संबंधी सेवाएं और 5वें कार्य में अन्य सेवाएं आपके दे रखी थी जिसमें भी 5 पॉइंट आपके थे। सारा बड़ा क्वेश्चन है, इसका एक चार्ट सा बना लेना यहाँ पर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के अंतर्गत। और जो यदि निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर ये व्यापारिक बैंक के कार्य आ जाते हैं तो प्रत्येक पॉइंट को डिटेल में डिफाइन आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल बैंकिंग क्या है समझाइए। मोबाइल बैंकिंग भी आपके जो 5वें नंबर का कार्य था ना, अन्य कार्य, उसमें मोबाइल बैंकिंग के बारे में डिटेल में दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपने स्वयं के ज्ञान से भी लिख सकते हैं। वर्तमान में बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कोई 2 सेवाएं, लॉकर की सुविधा और आपके मोबाइल बैंकिंग की सुविधा, आपकी इच्छा है जो 2 सेवाएं लिख सकते हैं। फिर है व्यापारिक बैंकों के द्वारा की जाने वाली साख सृजन की सीमाएं दीजिए। पेज नंबर 110 पर आज ही अपन ने पढ़ा है साख सृजन की सीमाएं, 4 लिमिटेशंस, आप उनको दे सकते हैं यहाँ पर। निबंधात्मक प्रश्न। व्यापारिक बैंकों की परिभाषा लिखिए और व्यापारिक बैंक के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ऊपर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के अंदर तो आपने चार्ट बनाया था व्यापारिक बैंकों के कार्यों का, यहाँ पर आपके द्वारा डिटेल में उसके कार्यों का वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन है साख सृजन किसे कहते हैं? व्यापारिक बैंकों द्वारा की जाने वाली साख सृजन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। साख सृजन की परिभाषा देनी है आपको, साख सृजन में प्रयुक्त शब्दावलियों के बारे में ज्ञान देना है और साथ में उदाहरण देते हुए, उदाहरण में वही तालिका और उसका सूत्र वगैरह के माध्यम से पूरी साख सृजन प्रक्रिया को आपके द्वारा समझाया जाना है। यहाँ पर ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया है बेटा। ये चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है और काम सेंड कर देना है मेरे व्हाट्सएप पे। एक आपको है ना टेस्ट देना था, टेस्ट आपका आज 15 तारीख को होना था। मैंने आपको चैप्टर अभी बताया नहीं था। मैं चाहती हूँ कि आपके जो 16 चैप्टर है राष्ट्रीय आय वाला, उस वाले चैप्टर का आप लोग टेस्ट दे दें। तो उसके अंतर्गत मैं आपको आगे इन्फॉर्म कर दूँगी कौन सी तारीख को टेस्ट लूँगी। और चैप्टर आप लोग ध्यान रखें कि 16 चैप्टर जो है आपका राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, उस पर आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन केंद्रीय बैंक और उसके कार्य और साख पर नियंत्रण किस तरह से करता है इस चैप्टर पर या 19 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।